हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट MPPGT के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और इन लास्ट कुछ दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन लास्ट कुछ दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव and this is my mobile number 8439066995 and my app is Shipranomics। और मेरे ऐप पर MPPGT के लिए टेस्ट सीरीज़ भी मैंने जारी किया हुआ है। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लास्ट के जो कुछ दिन बच रहे हैं उन दिनों में आपको किस तरीके से रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट। आपका जो सिलेबस है उसमें पहला कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सांख्यिकी का जो टॉपिक है, सांख्यिकी के टॉपिक में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूला को पहले तो आपको नोट डाउन करना चाहिए। और फॉर्मूलाज को नोट डाउन करने का मतलब है कि जितने भी फॉर्मूला हैं उन सभी को आप खुद से लिखने की कोशिश करें। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार वो आपको लर्न होंगे। तो फॉर्मूला को लर्न करने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि उसको आप लिखिए, बार बार लिखिए। और आप देखिए आप कहाँ पे भूल रहे हो। जहाँ पर भी आप फॉर्मूला भूलते हो उसके बाद आप अपने नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब टाइम ये नहीं है कि आप इस पर डिफरेंट MCQs बनाएं। MCQs बनाने का टाइम अब ख़त्म हो गया है। तो लास्ट कुछ दिनों में केवल फॉर्मूलाज को लिखिए और जो भी आपने नोट्स बनाया है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इन सभी के प्रॉपर्टीज़ को देखिए। लाभ क्या है, दोष क्या है और इन तीनों में क्या कनेक्शन है। इसी तरीके से कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुण और दोष क्या है। मतलब आपका अपना जो बनाया हुआ नोट्स है उस नोट्स को रिवाइज करने का टाइम आया है। मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हो, मैम हमने नोट्स नहीं बनाया, हमें काफ़ी लेट से तैयारी करने का मौका मिला। और कुछ लोग तो आपने बोला कि मैम हम तो तैयारी कर ही नहीं रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें भी मेन देना है, तो अब हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप लोगों में से जिन्होंने बहुत लंबी तैयारी नहीं की है, नोट्स नहीं बनाया है, तो आप बस जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़िए और पढ़ कर करके मेमोरी बेस्ड उसको लिखिए। इससे बहुत ज़्यादा लर्न होता है और कम से कम अपने सिलेबस का 70 to 80% कवर कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आपका सिलेबस है उसमें प्रायोरिटी पर आपको सांख्यिकी दिया हुआ है। तो सांख्यिकी के जितने फॉर्मूलाज हैं और गुण और दोष, इनको आपको कवर करना है। इसके बाद आपके सिलेबस में आ जाइए आप माइक्रो पर। तो माइक्रो में स्टूडेंट सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों को थंब रूल बताती हूँ कि जितने भी ग्राफ हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और अगर ग्राफ पर आपका कमांड है तो आप माइक्रो के 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने ग्राफ हैं उन ग्राफ को खुद से ड्रॉ कीजिए और वो ग्राफ क्या बता रहा है उसको लिखिए। ग्राफ को पूरी तरीके से कमांड करने के बाद थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखिए। थोड़े से न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या हुआ, माइक्रो में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स ही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही फेवरेट न्यूमेरिकल है किसी भी एग्जाम का। तो कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल्स को आपको एक नहीं 2 बार बनाना चाहिए। और इसके अलावा मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहला मैंने बताया आपको कंज्यूमर सरप्लस का मैथ एक बार बना लीजिए। बने हुए मैथ को दोबारा बनाइए, किसी नए मैथ की तरफ नहीं बढ़िएगा, बने हुए मैथ को दोबारा बनाइए। कंज्यूमर सरप्लस के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी जो मैथ होता है बहुत ही फेवरेट होता है किसी भी एग्जाम का। और उसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मैथ को 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो सिंपल जो हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड लगाते हैं और दूसरा जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो दोनों ही मेथड को एक बार ही बना लेंगे क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इम्पॉर्टेंट है और इससे हमेशा सवाल देखे गए। और ख़ासकर जो जहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन यूज़ किया है, अवकलन यूज़ किया है, वो तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो नंबर 2 मैंने ये आपको बताया। नंबर 3 पर जहाँ पर आपको एक मैथ आता है मार्केट का, मार्केट का कौन सा मैथ आता है
कि आपको वो मात्रा निकालनी है जहाँ पर लाभ अधिकतम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी। तो ये वाला जो मैथ है, इस मैथ को, बने हुए मैथ को ही आप दोबारा से बनाएं, जहाँ आपको निकालना होता है कि वो मात्रा निकालिए जहाँ पर लाभ अधिकतम होता है। तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट MR इज इक्वल टू MC, जो शॉर्टकट मेथड होता है, उस मेथड को अपनाते हुए और एक बार बस इस पर रिवीजन कर लें तो ये ज़्यादा सही होगा। कंज्यूमर सरप्लस का जो मैथ है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन वाला मैथ ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को एक बार लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये मेंस है, PT नहीं है। मेंस में क्वेश्चंस थोड़े से, उनका स्टैंडर्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो मेंस के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करें और इंटीग्रेशन के मैथ को जो आपने पहले भी बनाया होगा उसको एक दो बार और बना लें। तो लास्ट मोमेंट में आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन बैंक आपने जितना कर लिया उसको बंद करके साइड कर दीजिए और अपना जो बनाया हुआ नोट्स है उसमें मैं ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कवर कीजिए। और इस तरीके से अगर आप कवर करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले मैंने आपको बताया ग्राफ का रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों के जो नियम हैं, जितने नियम हैं, उन सारे नियमों को एक बारी लिखेंगे ज़रूर। अब आप आ जाइए जो आपका थर्ड सेगमेंट है, दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का, उसको किस तरीके से चेंज किया जाता है, इसको मैंने ऑनलाइन भी बताया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो बस एक बार उस फॉर्मूला को लिख करके देख लीजिए। अभी 1 वीक पहले ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की, उसका रिवीजन आप मेरे वीडियो से भी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके नेशनल इनकम के उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है वो वीडियो। इसके बाद स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, MPC, MPS, ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखो ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड डिमांड, इसमें भी आई विल सजेस्ट यू न्यूमेरिकल ज़रूर कर लें, ठीक है। y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, इसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लायर किस तरीके से निकालते हैं, टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर में अगर लमसम टैक्स रहे तो कैसे निकलेगा, अगर प्रोपोर्शनल टैक्स रहे तो कैसे निकलेगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को आप इसके साथ साथ कर लें, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल बड़े इजी आते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, खासकर मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर जो जितना भी मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, इन सभी को आप देख लें और उसका जो बना हुआ मैथ है जो आप पहले बना चुके होंगे उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, पहले तो ये फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें, MPC और MPS, इनका रिलेशन, इन पर छोटे छोटे जो मैथ्स आते हैं उनको ज़रूर कर लें। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है मनी एंड डिमांड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ चैप्टर है, ठीक है। मनी एंड डिमांड करंट अफेयर से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इसके लिए आप आज भी RBI के साइट पर थोड़े से RBI के साइट को देख लीजिए, अभी कौन कौन सा रेट क्या चल रहा है, ठीक है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, इन सारे दरों को आपको देखना ज़रूरी है। और उसमें से सबसे बड़ी दर कौन सी है, सबसे छोटी दर कौन सी है, पिछले 6 महीने में RBI के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए हैं। और मनी एंड बैंकिंग में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कितने के जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको देख लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन देख लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मॉनेटरी पॉलिसी से कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़रूर आते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है उसको करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको लिखें। जैसे
एक दो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आरबीआई के द्वारा जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है वो क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है, जो कि इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी को कनेक्ट करता है। साथ ही साथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अभी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें, हॉकिस स्टैंस क्या है, डव स्टैंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मनी एंड बैंकिंग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें इसमें दी गई है, एनबीएफसीज और एक दिया गया है जीएसटी। तो जीएसटी भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि जीएसटी पे अभी वर्डिक्ट आया था। तो जीएसटी का जो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन आप कर लीजिए। स्टैटिक पोर्शन मतलब जीएसटी कब बना, कौन से एक्ट के अंतर्गत बना, जीएसटी में अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टेट को वो क्या थी, जीएसटी का जो अभी वर्डिक्ट आया है वो कब आया है और क्या है। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट आप जीएसटी में जो जीएसटी की जो काउंसिल होती है उन सारे उसके बारे में आपको पता हो, जीएसटी की कितनी दरें हैं उन सभी दरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद आ जाइए गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, तो सबसे पहले बजट का जितना टाइप है वो टाइप कर लेना है, और डेफिसिट के जो फॉर्मूलाज हैं, डेफिसिट जितने प्रकार का है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, तो जितने प्रकार के डेफिसिट है उनका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। और चूंकि अलग से बहुत ही डिटेल में आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये मेंशन किया हुआ है, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना है कि वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम रेवेन्यू साइड में डालेंगे, और वो कौन कौन से इनकम है जिनको हम रेवेन्यू साइड में डालेंगे। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों जो मद है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज जाएंगी, ये आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेकरिंग, जो चीज़ें बार बार हो रही है। कैपिटल मतलब नॉट रेकरिंग इन नेचर, तो रेकरिंग इन नेचर, नॉट रेकरिंग इन नेचर, ये ध्यान रखते हुए आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। फिर आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये देख लीजिए कि कौन सी एंट्री करंट साइड में जाएगी और कौन सी एंट्री कैपिटल साइड में जाएगी। मैंने हमेशा थंब रूल पढ़ाया है कि जब भी गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी चेंज होती है तो उस एंट्री को हम कैपिटल एंट्री में डालते हैं, और जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम करंट साइड में डालते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की एंट्रीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि किसको करंट साइड में डालना है और किसको कैपिटल साइड में डालना है, ठीक है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी आपका डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफी पूरी पढ़ लेनी चाहिए। लिटरेसी रेट क्या है, डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, तो जो भी 2001 का 11 का सेंसस, ये सारा देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी में आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे जुड़े हुए बहुत ही डिटेल सवाल आते हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एलपीजी को रिवाइज कर लें। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चैलेंजेस, तो इसमें 10+2 लेवल से ऊपर के सवाल आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है PLFS के डाटाज को देख लीजिए, एंड थियरी ऑफ एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड हैराडोमर। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो तो इजी है, हैराडोमर पे मैथ्स आते हैं, तो हैराडोमर को रिवाइज करके उसके मैथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाकी और सारे स्टूडेंट जो भी टॉपिक्स हैं दैट आर वेरी सिंपल टॉपिक, तो जो मेन टॉपिक थे और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको तो ज़रूर कर लीजिएगा। सारे टॉपिक्स को करना ज़रूरी है, लेकिन मेनली अभी जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इन सारे टॉपिक्स को आप पहले प्रायोरिटी पर कवर कर लीजिए, क्योंकि जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के भी कुछ सवाल हो सकते हैं। तो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के लिए किसी भी मैगजीन का पिछला 6 महीने का करंट अफेयर को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरा यही सजेशन है, अभी किसी भी क्वेश्चन बैंक के बुक को बंद कर दीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, और जो टॉपिक जो पोर्शन मैंने बताए हैं
उनको पहले रिवाइज कर ले, और ज़्यादा समय हो तो लास्ट का जो 30% है उसको भी रिवाइज कर ले। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।